हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि और भी तरीके से हम फंक्शन को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि फंक्शन को और दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। और उसकी जो चेकिंग है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में। अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किया, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड भी हमने चेक किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी यूज़ करके चेक किया हमने, और भी हमारे पास जो तरीके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको भी यूज़ करते हुए, जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके को इन जनरल यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जो लेट करते हुए fx1 इक्वल टू fx2 लेट करते हुए सॉल्व हो जाते हैं। आज के क्लास में कंपोजिट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शन क्या है, एक तरीके से एक मशीन की तरह है, जिसमें हम कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं और हमें कुछ एक आउटकम जो है वो पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए मिलती है। कंपोजिट फंक्शन जो है वो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपोजिशन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला करके हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जिसमें मिक्स कर दिए जाएं। इन जनरल सबसे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग दो के लिए पहले सीखेंगे कि जैसे हम दो मशीन, जैसे मान लीजिए एक मशीन है, उसमें कुछ इनपुट किया, उसका कुछ आउटपुट आया, और उसी आउटपुट को हम दूसरे मशीन में पुट कर देते हैं और उससे जो आउटकम आता है, तो दो मशीन को मिला करके हम इन जनरल, जैसे फैक्ट्रीज में तो बहुत सारे मशीन एक साथ वर्क करते हैं, एक मशीन का इनपुट आउटकम दूसरे में जाता है, फिर दूसरा आउटकम देता है, वो तीसरे में जाता है। इस तरीके से भी फंक्शंस में भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस मिला करके हम कंपोजिशन कर सकते हैं। बट सिंपल समझने के लिए अभी मैं दो के लिए आपको बता रहा हूँ, और इसको आप समझिए किस तरीके से कंपोजिशन होता है। तो जैसे मान लीजिए एक मशीन है जिसको फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको एफ मशीन बोल रहा हूँ, एफ फंक्शन है, और दूसरा जो मशीन है दैट इज मशीन जी, that is g function, f function and another function is g function। तो इसमें मैंने सपोज मान लीजिए x1, x2 और x3 इनपुट किया। इस मशीन में, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या इनपुट किया, x1, x2 एंड x3, और इसका आउटकम क्या आया उसको हम फंक्शन में कैसे लिखते हैं, fx1, fx2 एंड सपोज fx3। ये तीन आउटकम आया, ये इनपुट थे, और इसको x1 के लिए f of x1, x2 का f of x2 और x3 के लिए हमें मिला f of x3। अब क्या है कि ये जो आउटकम आया हुआ है, वही आउटकम यदि हम g के अंदर सारा का सारा इनपुट कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। यदि मान लीजिए ये सारा का सारा जो आउटकम आया है, उसको, जो f का आउटकम है, उसको यदि हम g के अंदर इनपुट कर दें तो g भी कुछ अपना वर्क करेगा। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए g जो है वो सारा का सारा इनपुट नहीं ले सकता है, इनमें से सिर्फ ये दो ही इनपुट ले रहा है, fx1 और fx2 को ही सपोज मान लीजिए इनपुट ले रहा है। ये वाला इनपुट में इसके नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जूसर एक मशीन है जिसमें हम लकड़ी नहीं पुट कर सकते। उसी तरीके से बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उसमें आप हर वैल्यूज नहीं पुट कर सकते। तो जैसे g जो फंक्शन है उसमें मान लीजिए सिर्फ ये दोनों वैल्यूज ही हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमें आउटकम कैसे देगा, तो ऑब्वियसली f of x1 जब g में जाएगा तो g कुछ पर वर्क करेगा, जो भी वर्क करेगा, तो fx1 ये g कितना वैल्यू देगा, g of f of x1, और f of x2 के लिए g क्या वैल्यू देगा, g of f of x2। तो आप देख रहे हो, जब हमने इन दोनों मशीन को ऐड कर दिया, अब हम इस पूरे को ऐसे मशीन की तरह समझे, अंदर में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। यदि हम इस पूरे को ऐसे मशीन, कंप्लीट मशीन की तरह सोचें, तो x1 पुट हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, f of x1, g of f of x1, x2 पुट हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, g of f of x2। लेकिन x3 जो है ना, वो आधे रास्ते में ही जाके रुक गया, क्योंकि x3 जो है वो आपका पुट तो हमने करा था, लेकिन f of x3 जो है वो ये तो लेता ही नहीं है। लाइक g जो है वो मशीन f of x3 एक ऐसी आउटकम है जिसको नहीं एक्सेप्ट करता सपोज, है ना, तो ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए
ये जो पूरा मशीन है उसमें हम क्या कहेंगे कि इस पूरे मशीन को हम एक नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि x1 पे हमें आउटकम क्या मिला, g ऑफ f ऑफ x1, x2 पे आउटकम मिला g ऑफ f ऑफ x2। तो इस पूरे मशीन को हम एक नाम दे देते हैं क्योंकि ये f और g से मिलकर के बना हुआ है, और g में क्या पुट हुआ है, f ऑफ x1 पुट, f ऑफ x की वैल्यूज पुट हुई है, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं g ऑफ f ऑफ x, जिसको हम सिंपली गॉफ से भी बुलाते हैं, GOF भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन g एंड f, ऐसा हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि ये जो कंपोजिशन हुआ है वो f मशीन और g मशीन से मिलकर के हुआ है। f की वैल्यूज पहले हमने निकाली, जो ब्रैकेट में है वो पहले समझ लीजिए वैल्यू यहाँ इनपुट हो रही है, वो x की वैल्यूज के लिए फिर f ऑफ x की वैल्यूज निकलती है, और फिर वो f ऑफ x किसके अंदर जाता है, आपको g मशीन के अंदर जाता है। तो दो मशीन को जिस तरीके से हम जोड़ देते हैं और पहले मशीन के अंदर जो वैल्यू इनपुट हो रही है, फिर उसके बाद मान लीजिए पहला मशीन जो आउटकम देता है वो सेकेंड मशीन में जाता है और सेकेंड मशीन फिर आउटकम देता है, उसी तरीके से दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एक तरीके से दो मशीन की वर्किंग के तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो x1 और x2 है इसी के लिए सिर्फ वैल्यू आ रही है, x3 के लिए तो वैल्यू मिली ही नहीं क्योंकि आधे रास्ते में जाके ही अटक गया। तो इस पूरे गॉस फंक्शन का जो डोमेन कहेंगे हम, डोमेन ऑफ गॉस, डोमेन ऑफ गॉस, ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ दो वैल्यू होगी, x1 एंड x2, x1 एंड x2। और यदि हम बात कर रहे होंगे रेंज की, रेंज ऑफ गॉस, तो वो कितना हो जाएगा, x1 पे वैल्यू मिल रही है, x2 पे वैल्यू मिल रही है। देखिए f जो फंक्शन है वो किसके सेट से डिफाइंड है, x1 x2 x3, और आउटकम जो है वो इसके लिए f ऑफ x1 f ऑफ x2 और f ऑफ x3 भी आ रहा था। मतलब f जो फंक्शन है उसमें x1 x2 x3 पुट कर सकते थे, इसके लिए ये आउटकम आ सकता था। g जो फंक्शन डिफाइंड था वो डिफाइंड था आपको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इसका डोमेन था, और g ऑफ f ऑफ x1 g ऑफ f ऑफ x2, अभी तो हम रेंज की तरह से ही समझ रहे हैं इसको, हो सकते हैं और भी कोडोमेन में एलिमेंट हो, कोई कोडोमेन में रेंज के अलावा भी एलिमेंट हम रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जो डोमेन है गॉस का वो f सेट के हर एक एलिमेंट नहीं है। इस पूरे मशीन के अंदर यदि हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम फिर x3 क्यों पुट करें, जब वो आधे रास्ते में ही जाके अटक जा रहा है, वो वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो इस पूरे जो मशीन है, जो दोनों का मिल करके बना हुआ बड़ा सा मशीन है, दो को मिक्स करके हमने बनाया है, उसमें हम वही वैल्यू इनपुट करेंगे जो पूरी की पूरी मशीन में, दोनों मशीन में पूरा का पूरा जा पाए, ठीक है। तो गॉस का जो इनपुट होगा वो x3 नहीं होगा, x3 हम पुट ही नहीं करेंगे गॉस में, क्योंकि वो आधे रास्ते में ही जाके अटक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है। तो यही दो वैल्यूज हैं जो आगे जा सकती हैं। तो इसलिए लेकिन रेंज जो है वो गॉस का कितना हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x1 एंड g ऑफ f ऑफ x2। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे मशीन में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए एक मशीन है जिसमें आपने कुछ वैल्यूज इनपुट करी है ना, मान लीजिए आपने जूसर मशीन है सपोज, है ना, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, आपने पुट कर दिए, ठीक है ना, मान लीजिए मैंगो पुट किया, उससे आपको मैंगो जूस मिला। उस मैंगो जूस को से मान लीजिए आपको प्रोसेस करके, है ना, आपको मैंगो जूस से प्रोसेस करके एक कुछ नया मटेरियल बनाना है, जैसे मान लीजिए कैंडी बनानी है, उसका भी एक मशीन लगा हुआ है साइड में। तो वो जो मैंगो जूस है वो आपका उस कैंडी वाले मशीन में जा सकता है सपोज, तो आप उसको पुट कर दोगे। सिमिलरली वाटरमेलन है, उसका भी जूस आप जूसर में डाला आपने, जूसर से जो वाटरमेलन का जो जूस बना उसको आपने दूसरे मशीन में पुट कर दिया, वाटरमेलन की कैंडी बन गई सपोज, है ना। लेकिन सपोज मान लीजिए जो सेकंड जो कैंडी बनाने वाला जो मशीन है वो ऑरेंज वाले जो जूस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप ऑरेंज जूस तो जूसर में तो ऑरेंज डाल सकते हैं, ठीक है ना,
ऑरेंज आपने जूसर में डाला, जूसर ने ऑरेंज जूस बना के दिया, लेकिन वो ऑरेंज का जूस जो है वो कैंडी बनाने वाले जो मशीन है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए दोनों कनेक्टेड है तो ऑरेंज जूस वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अब क्या हो जाएगा ना, ये जो पूरा बड़ा सा मशीन है जिसमें दो मशीन मिक्स है, तो वो पूरा मशीन खराब हो जाएगा। आपने ऑरेंज पुट किया, ऑरेंज जूस बन गया, ऑरेंज जूस अब उसमें जा नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे वाले मशीन को खराब कर देने के चलते पूरा का पूरा जो आपका होल सिस्टम था वो खराब हो गया। तो अब ये जो दो मिक्स जूसर एंड कैंडी बनाने वाला जो एक मशीन है, उन दोनों का जब मिक्स करके आपने एक मशीन बनाया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंगो वाटरमेलन ही उसमें पुट कर सकते हैं। ऑरेंजेस पुट करने से जूसर तो काम करेगा लेकिन अगला वाला खराब हो जाएगा, इसलिए पूरा मशीन खराब हो जाएगा आपका। सिमिलर सी जो कॉन्सेप्ट है वो कंपोजिट फंक्शन में भी है। जब आप पहले मशीन में x1 x2 x3 पुट करते थे तो आउटकम आता था आपको, ठीक है ना, आउटकम देता था। लेकिन ये आउटकम सारा का सारा जी के अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ यही दो वैल्यूज मान लीजिए जी के अंदर जा सकती है। तो मशीन के अंदर यदि मैं पूछूं कि ये पूरा का पूरा होल मशीन है, इसमें जैसे ही आपने x3 पुट किया, f of x3 आया, अब ये f of x3 से पुट करने की कोशिश करते ही ये मशीन खराब हो गया, तो हम कहेंगे कि x3 हम पुट ही नहीं करेंगे, यही सिर्फ दो वैल्यू हम इस पूरे मशीन का डोमेन कहेंगे, इनपुट कहेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, जिसको एक एग्जांपल से लेकर के हम समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल लिया है, दो मशीन है, मान लीजिए f एक मशीन है, दूसरा मशीन g है, मतलब फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। f इज ए फंक्शन, g इज ए फंक्शन। f के अंदर हम इनपुट क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये a सेट है, ये b सेट है, ये c सेट है और ये d सेट है ना। तो a सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसको हम f का डोमेन कहेंगे। f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, ऐसे लिखते हैं। इसमें a सेट में क्या एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। b सेट में क्या क्या एलिमेंट है, a b c d e। c सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, a b c d। और d सेट में क्या एलिमेंट है, x y z w। g जो फंक्शन है वो c सेट से d सेट पे डिफाइंड है सपोज, है ना। तो यहाँ पे मैं एक मैपिंग क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 जो है वो a से कनेक्टेड है, 2 c से कनेक्टेड है, 3 भी c से कनेक्टेड है, 4 d से कनेक्टेड है और 5 जो है वो e से कनेक्टेड है। तो एक फंक्शन क्रिएट हो गया ये, है ना। ये जो फंक्शन है वो a सेट से b सेट पे एक फंक्शन क्रिएट हो गया। उसी तरीके से g फंक्शन जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ इसी टाइप से। a को y से कनेक्ट कर दिया मैंने, b को x से कनेक्ट कर दिया, c को w से और d को z से सपोज, है ना। इस तरीके से मैंने एक नया फंक्शन g भी बना लिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि मैं इन दोनों का मिक्स करना चाहूँ, इन दोनों को मिक्स करना चाहूँ, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा यहाँ पे एक चीज कि 1 पुट करने से ये मशीन f में 1 पुट करने से a आएगा, ठीक है ना। और a जो है वो g का इनपुट है, ये क्या है, g में इनपुट हो सकता है, तो a पे वैल्यू y आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 पूरे जो गॉस फंक्शन हम क्रिएट करेंगे इन दोनों को मिक्स करके, मतलब कंपोजिट, क्योंकि गॉस का मतलब क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले ये x a में f में जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले f बना रहा हूँ फिर g बना रहा हूँ। इसका उल्टा भी बनता है, जिसको हम फॉग कहते हैं, FOG कहते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, GOF। तो F पहले वर्क करेगा, F मशीन पहले वर्क होगा, फिर जो है वो G मशीन का वर्क होगा। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि 1 इनपुट हो सकता है इस पूरे ब्लॉक में, 2 इनपुट हो सकता है, 2 से C आ रहा है, 3 से भी C आ रहा है, तो 2 C से यहाँ पे W है जैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 D दे रहा है और D से भी इधर एरो का साइन है वहां पे। लेकिन यहाँ देखिए 5 किसको अप्रोच, 5 किससे रिलेटेड है, E से। अब ये जो यहाँ से जो E आया, क्या इधर कहीं पे G में E इनपुट हो सकता है, नहीं हो सकता, E तो है नहीं ना इधर। तो ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो 5 वाला एलिमेंट है वो f का तो डोमेन है, लेकिन जब आप इसको मिक्स करोगे, कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करने करोगे, तो उसका डोमेन नहीं होगा। जैसे मैं गॉस की बात कर रहा हूं, यहां से यहां किस फंक्शन की बात कर रहा हूं, गॉस की।
तो गॉस में वही एलिमेंट इनपुट हो सकते हैं जिससे कि हमें पूरा का पूरा दोनों मशीन में एक साथ पुट कर दे, ऐसे समझिए। इसमें भी पुट हो, यहाँ से जो आउटकम है वो यहाँ पे भी पुट हो। तो वन जो है वो आउटकम कितना दे रहा है ए, और ए से हमें कितना मिल रहा है वाई। तो मान लीजिए 1 वाई से कनेक्टेड हो गया गॉस में, है ना। अब यहाँ से देखिए 1 ए फिर इसका इनपुट हुआ और ए से क्या है आउटकम आ गया वाई। तो 1 का इमेज वाई हो गया, वाई आउटकम में आएगा। 2 पुट करने से सी आएगा और इधर सी पुट करने से क्या आ रहा है डब्ल्यू। तो जो डब्ल्यू है वो आउटकम में आ सकता है किसके लिए, 2 के लिए। 3 के लिए भी देखिए, 3 के लिए भी सी है यहाँ से और सी का आउटकम डब्ल्यू है। तो फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। 2 और 3 दोनों में ही सी आउटकम में आ रहा है और सी में आउटकम कितना आ रहा है डब्ल्यू। तो 3 भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू से, ठीक है। 4 से डी आ रहा है, तो 4 जो है वो हम गॉस मशीन में पुट कर सकते हैं क्योंकि डी आगे भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। और डी से कितना मिल रहा है हमको, जेड। तो जेड 4 को हम जेड से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अब इधर तो बी था, लेकिन बी किसी से इधर कनेक्टेड ही नहीं है, समझ रहे हैं बात। कोई आउटकम एफ ही बी को आउटकम में नहीं दे रहा है, तो एफ का रेंज में ये वैल्यू है ही नहीं, तो हम इसके अंदर बी तो वैसे ही नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यू है जो एफ में तो जा रहा है लेकिन हम पूरे गॉस मशीन में नहीं पुट कर सकते, वो 5 है क्योंकि 5 से ई आ रहा है और ई तो कहीं इधर है ही नहीं, इसमें हम इनपुट नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं कि गॉस जो मशीन होगा उसमें 5 हम नहीं पुट कर सकते। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि डोमेन ऑफ गॉस जो है, डोमेन ऑफ गॉस जो होगा वो यहाँ पे बस कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। और रेंज ऑफ गॉस कितना होगा, वो होगा वाई डब्ल्यू जेड, वाई डब्ल्यू जेड। और इस बात को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं एक बार को आपको समझा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे मैं कहूंगा कि इसमें एफ जो है फंक्शन वो क्या क्या है, तो 1 ए 2 सी 3 सी 4 डी एंड 5 ई, ऐसे रिलेशन को लिखते थे। और फंक्शन में भी हम जानते हैं कि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी जो फंक्शन है यहाँ पे वो कैसे रिलेट हो रहा है, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, सी कॉमा डब्ल्यू, डी कॉमा जेड। और जी जो है वो तो क्रिएट कर लिया। अब गॉस कैसे क्रिएट होगा, वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे 1 ए से कनेक्टेड है, ए वाई से कनेक्टेड है, तो 1 वाई से कनेक्टेड हो जाएगा। 2 सी से कनेक्टेड है और जब सी डब्ल्यू से कनेक्टेड है तो 2 डब्ल्यू से, सिमिलरली 3 भी देंगे 3 सी से और सी डब्ल्यू से, तो 3 भी डब्ल्यू से, 4 डी से और डी जेड से, तो 4 किससे हो जाएगा, जेड से। लेकिन ये जो 5 कॉमा ई वाला था ना, वो एफ का तो डोमेन और रेंज में था, 5 डोमेन था, ई रेंज में था। लेकिन ई से इधर कोई फर्स्ट एलिमेंट है ही, मतलब ई जो है वो जी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए गॉस भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक चीज समझ में आ रही है, जी में जो हम पुट कर सकते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो गॉस का डोमेन जो है वो हम सेट करते हैं। मतलब सेकेंड मशीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है डोमेन निकालने में जितना पहला वाला फंक्शन है, क्योंकि जी में जो वैल्यू नहीं इनपुट हो सकती है उसके, और एफ मान लीजिए किसी एक वैल्यू के लिए वो ऐसा आउटकम दे रहा है जो जी में इनपुट नहीं हो सकता, तो वो इनपुट जो एफ का होगा वो हम गॉस का भी इनपुट नहीं कहेंगे। तो यही हमारा डिस्कशन है। लेकिन ये तो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स मशीन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा इस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी हो। जैसे मान लीजिए किसी सेम मशीन में मैं क्या कर देता हूँ, आप देखते रहिए। यदि मैं इस सेट में बी हटा देता हूँ, ठीक है ना, ए या नहीं तो मैं सिंपली बी रखता हूँ इसके अंदर और मैं 2 को बी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये ई वाला हटा देता हूँ यहाँ से। बहुत सिंपल एक मशीन बनाता हूँ, ए से बी, और ये जो बी सेट है उससे ये मान लीजिए इसको मैं अभी सी सेट दे दिया, तो ये बी टू सी हो गया और ये ए टू बी हो गया। अब गॉस फंक्शन क्या है, अब एफ जो है वो ए टू बी है और जी क्या है, बी टू सी है, और इस तरीके से कनेक्शन है। ये हटा देता हूँ, पिछले में जो बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हटा दिया मैंने।
अब जो ये फंक्शन है ना वो बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि जितने भी 1 2 3 4 इनपुट हो रहे हैं इसके लिए, उसके लिए ABCD आउटकम आ रहा है और यहाँ पे सारा ABCD सारी की सारी वैल्यू जी भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक तरीके से बहुत सिंपल मशीन बन गया जिसमें जो वैल्यू हम F के अंदर इनपुट कर रहे हैं उससे जो आउटकम आ रहा है वो सारा का सारा आउटकम जो है वो हम G में भी पुट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके के मशीन में अब सिंपल है। अब यहाँ पे यदि मैं गॉस का डोमेन पूछूंगा, डोमेन ऑफ गॉस यहाँ पे वो किसके बराबर होगा? डोमेन ऑफ F के ही बराबर होगा, डोमेन ऑफ F। पिछले वाले में नहीं था क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या थी तो आपने देखा। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ सिंपल है, ये 1 2 3 4 सारा का सारा जो है वो डोमेन कहलाएगा और रेंज जो है वो अब गॉस का क्या होगा? जो रेंज G का है, G का जो रेंज है ना X Y Z W, वही गॉस का भी रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे जब मैं गॉस क्रिएट करूंगा, गॉस फंक्शन क्रिएट करूंगा, देखिए यहाँ पे GOF, तो बहुत सिंपली जो है वो अब 1 2 3 4 और इधर जो A to C सेट से में X Y Z W ये जो चार एलिमेंट है, तो 1 से A और A से Y है, तो 1 से Y हो जाएगा, 2 से B है और B किससे कनेक्टेड है? X से, तो 3 देखिए C से और C W से, तो 3 कैसे कनेक्ट हो गया? W से, और 4 D से और D से है Z से, तो 4 किससे कनेक्टेड हो जाएगा? Z से, 4 जो है वो Z से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से गॉस जो है वो आसानी से क्रिएट हो सकता है जब इधर B जो है और इधर जो B है वो सेम हो, मतलब A सेट से B सेट और B सेट से C सेट तक यदि इस तरीके से F और G फंक्शन डिफाइंड है तो हम गॉस को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बट हमेशा ऐसा होता नहीं। जैसे आपने देखा कि कुछ इनपुट जो है वो F में तो हो सकता है बट उसका जो आउटकम है वो जब आता है F का आउटकम वो G में नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में हम जो है वो थोड़ा मैथमेटिक्स लगा करके हम वो डोमेन एंड रेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये कंपोजिट फंक्शंस हम 1-2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, दूसरा क्लास भी इस पे जब हम करेंगे तो वहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेकर के बताऊंगा। अभी सिंपल एक डेफिनेशन जो है वो कंपोजिट फंक्शन का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन, suppose F is a function from set A to set B and G is a function from set B to set C. F क्या है? A set to B set डिफाइंड है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे B और यहाँ भी B, यहाँ यदि दूसरा सेट हो, इसके अलावा ऐसा भी एलिमेंट हो जो कि इसके अंदर नहीं है, वैसा भी एलिमेंट यदि इस वाले इधर के सेट G के अंदर जो है वो इनपुट हो सकता है, तो फिर उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना? मान लीजिए अभी तो दोनों सेट बराबर हैं, अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो एलिमेंट आउटकम में आए हैं वो एलिमेंट इधर वाले सेट में नहीं होता है, तब हम लोग जो है वो गॉस का जो डोमेन है वो अलग से हम फाइंड आउट करते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए गॉस जो है वो बहुत इजीली डिफाइंड रहेगा। इसको पिक्चर से समझ लीजिए। F जो है वो A to B डिफाइंड है। F क्या है? A सेट से B सेट पे डिफाइंड है। G जो है वो B सेट से C सेट पे डिफाइंड है। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू F में जाएगी तो उससे f of x आएगा और वो पूरा f of x B सेट का एलिमेंट होगा। अब ये f of x G में जा रहा है तो जो आउटकम आएगा C सेट से वो क्या होगा? G of f of x आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दो मशीन हमने F और G को ऐड किया है वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा? A सेट से C सेट तक डिफाइंड होगा, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं उस फंक्शन को? गॉस। तो हम कहते हैं सपोज F A to B and G B to C are two functions, then gauss A set to C set is called composition function of, yes, is composite function of G and F, where gauss x is equal to G of f of x for every x belongs to the set A। गॉस कहां से डिफाइंड हो गया?
तो गॉस का डोमेन जो है वो अब क्या हो गया आपका सेट ए, है ना। और गॉस का रेंज कितना हो जाता है, जो गॉस का रेंज होता है, जो जी का रेंज होता है, ठीक है ना। जी सेट का जो रेंज होगा, तो यहाँ पे बहुत सिंपली आपको याद रखनी है कि डोमेन ऑफ गॉस कब की बात बता रहा हूँ, जब एफ फंक्शन ए टू बी और जी फंक्शन बी टू सी डिफाइंड हो, तो डोमेन ऑफ गॉस किसके बराबर होता है, डोमेन ऑफ एफ के ही बराबर होता है। और रेंज ऑफ गॉस रेंज ऑफ जी के बराबर होता है। तो आज की क्लास में एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपको गॉस। तो मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ जो कि डिफाइंड है रियल नंबर टू 0 to infinity, एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पहला फंक्शन है। और दूसरा जो फंक्शन है जी, वो है आपका 0 to infinity टू 0 to infinity डिफाइंड है। और ये जी फंक्शन जो है वो है आपका जी ऑफ एक्स दैट इज रूट एक्स। ये होता ही है, आप जानते ही होंगे, एफ एक्स का डोमेन जैसे एक्स स्क्वायर है तो रियल नंबर है इसका डोमेन, और आउटकम 0 या 0 से बड़ा आता है। जी जो है वो रूट एक्स है ना। ये दूसरा मशीन है, इसका इनपुट 0 से बड़ा नंबर 0 या 0 से बड़ा नंबर ही कर सकते हैं, और आउटकम भी 0 या 0 से बड़ा ही आता है। रूट ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, इतना आपको पता ही होगा। तो ये जो मशीन है, ये दोनों मशीन आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये जो सेट मैंने लिया है और यहाँ जो सेट लिया है मैंने, वो दोनों एक जैसे हैं इस केस में, है ना, एक जैसे ही हैं। तो यदि मैं अब गॉफ एक्स क्रिएट करता हूं, गॉफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्रिएट करता हूं, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि गॉफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज जी ऑफ एफ एक्स जैसे एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जी एक्स रूट एक्स है तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। और ये बहुत सिंपल सी बात है, ये समझ नहीं कि x जो है वो तो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता था, उसी तरीके से आप इसको डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं। रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर कितने के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ x के बराबर होता है। तो इन दोनों फंक्शन से मिक्स करके एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ x। तो दो मशीन जब मिक्स हुई, ये मशीन और ये मशीन को जब मैंने मिक्स किया, गॉफ एक्स क्रिएट किया, तो हमारे पास क्या मशीन बन गया, मॉडुलस ऑफ एक्स मशीन बन गया। ठीक है, अब इसका जो डोमेन और रेंज है वो कितना है, यदि आप देखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, यदि मैं इसका डोमेन पूछूं तो आप कहोगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल द रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, 0 to infinity होता है। तो आपको दिख गया ये फंक्शन r टू 0 to infinity था, ये 0 to infinity टू 0 to infinity था, और गॉफ जो क्रिएट हुआ वो 0 to infinity क्रिएट हो गया। तो ये एक सिंपल मशीन ले रहा हूं मैं, जिसमें जो भी आउटकम में आ रहा है वो सारा का सारा आउटकम जी में जा सकता है, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, उसके भी एग्जाम्पल लेंगे, बट शुरुआत है तो आप शुरुआत में ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इसको क्या मैं यहाँ पे फॉग डिफाइन कर सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, यहाँ रूट एक्स है, देखते रहिए ध्यान से। और एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज सिंपली कितना हो जाएगा, एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको हम फॉग कहेंगे, है ना, इसमें जी ऑफ एक्स पहले फाइंड आउट होगा, फिर जो है वो आपका एफ। तो इस बार जो है ना, ये जो मशीन है फॉग एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, इसके यदि मैं डोमेन की बात करूंगा, तो आप जी ऑफ एक्स का डोमेन, क्योंकि वैल्यू जी में पहले पुट हो रही है ना, तो वो कहां से रूट एक्स में वैल्यू पहले पुट हो रही है। तो रूट एक्स जो मशीन है उसमें यदि इन दोनों का कंपोजिशन करके हमने एक मशीन बनाया एक्स जैसा, रूट एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स, तो यहां पे जो वैल्यू आने वाली है रूट एक्स में, ये चीज आपको समझनी होगी कि ये जो वैल्यू है एक्स, वो ऑब्वियस सी बात है वो कहां पुट किया गया होगा, जी ऑफ एक्स में पहले। तो यहाँ 0 to infinity ये फंक्शन डिफाइंड है, और 0 to infinity से कहां तक, अब ये 0 to infinity इसमें पुट किया, आउटकम में 0 to infinity आया, इसमें भी 0 to infinity। एक्चुअली 0 to infinity पूरा का पूरा क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, है ना, 0 to infinity
अब जैसे आपने 0 पुट किया, आउटकम क्या है 0 टू इंफिनिटी, तो क्या ये सारा का सारा वैल्यू एक्स स्क्वायर में पुट हो सकता है? हम ये चेक करेंगे कि क्या 0 टू इंफिनिटी सारा का सारा एक्स स्क्वायर में जा सकता है। तो आप ध्यान से समझिए, इसमें तो पूरा का पूरा रियल नंबर पुट कर सकते थे, तो 0 टू इंफिनिटी क्यों नहीं पुट कर सकते हैं? इसका मतलब ये मशीन के लिए 0 टू इंफिनिटी ये पूरा का पूरा जो है वो डोमेन हो सकता है, तो ये 0 टू इंफिनिटी डोमेन होगा। और आउटकम जो है वो तो हमेशा 0 टू इंफिनिटी आप इसके अंदर पुट करो या पूरा रियल नंबर पुट करो, आउटकम तो 0 टू इंफिनिटी ही देगा, तो 0 टू इंफिनिटी आउटकम में आ जाएगा। तो फिर से आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये मशीन जो है वो 0 टू इंफिनिटी, तो 0 टू इंफिनिटी फॉर्म भी डिफाइंड है, तो गॉस भी डिफाइंड है और टॉर्क भी डिफाइंड है। इनमें से हमेशा जरूरी नहीं है, गॉस और फॉर्म इज नॉट इक्वल ऑलवेज, तो दैट मींस पहली जो प्रॉपर्टी है कंपोजिशन की वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, गॉस इज नॉट इक्वल टू फॉर्म इन जनरल। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसे भी एग्जांपल है जब ये बराबर हो जाता है, बट इन जनरल नहीं होता है। गॉस जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है और फॉर्म जो है वो यहाँ पे एक्स के बराबर है, तो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। डोमेन देख लीजिए आप, डोमेन और रेंज यदि फंक्शन का अलग अलग होगा तो वो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं कहलाते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है गॉस एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन रियल नंबर है, बट फॉग एक्स का डोमेन 0 टू इंफिनिटी है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है और ये एक्स है। भले ही वैल्यू जो है वो इसकी भी पॉजिटिव आएगी और इसमें भी 0 टू इंफिनिटी पुट करने से पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन मशीन जो है वो उसका डोमेन चेंज होने से, मतलब इनपुट चेंज होने से दोनों मशीन को हम अलग अलग कहते हैं। तो यहाँ पे आप फंक्शन का देखिए, गॉस जो है वो फॉग के बराबर हमेशा नहीं रहता है, ठीक है, इन जनरल नहीं होता है ऐसा। तो ये बात है जो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर गॉस एंड फॉग पे ही और डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम और चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि गॉस एंड फॉग के डोमेन एंड रेंज थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो कंपोजिट फंक्शन है वो थोड़ा समझना जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को आप नोट करके एक बार अच्छे से देख लीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा। आप एनसीईआरटी के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो कि हम बड़े क्वेश्चंस में फिर से लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट इन द व्हाट्सएप ग्रुप।